हेलो दोस्तों, आपको हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। चौधरी स्टडी सेंटर में आपको स्वागत है। जैसा कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 ज्योग्राफी चैप्टर 4 कृषि। तो सबसे पहले हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि कृषि क्या होता है। ये कृषि मनुष्य अपने जीवन यापन करने के लिए बहुत सारे कार्यों का उपयोग करते हैं, जैसे मछली पालन हो गया, खेती करना, मुर्गी पालन, बागवानी करना और बहुत सारे कार्य करते हैं। उसी को हम लोग कृषि कहते हैं। आमतौर की भाषा में कहते हैं तो हम लोग कृषि इसी को कहते हैं। और हमारे देश में कृषि के 4 प्रकार होते हैं। एक होते हैं प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि। हमारे पास बोर्ड नहीं है, इसलिए आप लोगों को मैं अच्छी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ। एक होता है प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि। प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि होता है वाणिज्य जीविका निर्वाह कृषि, होता है गहन जीविका निर्वाह कृषि, और एक होता है शस्य प्रारूप कृषि। तो हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि किसे कहते हैं। प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि को हमारे भारत में स्थानांतरित कृषि के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपको पूछेगा कि प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि को हमारे देश में किस नाम से जाना जाता है, तो कहेंगे कि प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि को हमारे देश में स्थानांतरित कृषि के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यह कृषि स्थान बदल कर की जाती है। प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि पुराने जमाने के आदमी लोग क्या करते थे, इसमें करते क्या थे कि एक ही जगह में उन लोग जहाँ रहते थे ना, वहाँ एक ही जगह में रहकर उन लोग साफ सफाई करके स्थान को साफ करके क्या करते थे। क्या करते थे? पुराने जमाने के आदमी लोग उसी को कहते थे प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि को। प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि को कई राज्यों में झूम खेती भी कहा जाता है। झूम खेती क्योंकि उसको स्थान बदल कर क्या करते थे। ठीक है, समझ में आ गया ना? तो दिक्कत चलो आप लोगों को मैं अच्छी तरह से एक्सप्लेन करता हूँ प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि क्या। ठीक है, अब तो सुनिए, प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि विशेष रूप से प्राचीन काल में मुख्य रूप से क्या करता था। जैसे हमने पहले भी कहा कि प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि को प्राचीन आदि मानव क्या करते थे, तो बस वही है। किंतु हमारे देश में कुछ भागों में अभी भी प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि किया जाता है। कहाँ किया जाता है? मेघालय राज्य में अभी भी प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि को किया जाता है। हम लोग आगे पढ़ेंगे गहन जीविका कृषि। कौन कृषि पढ़ेंगे हम लोग? गहन जीविका कृषि। इस प्रकार की कृषि को उन क्षेत्रों में किया जाता है जहाँ भूमि पर जनसंख्या का दशमलव अधिक होता है। मतलब आप लोग समझिए, किताबी भाषा को अलग करते हैं, हम आपको अपने शब्दों में बताते हैं। तो वीडियो को थोड़ा भी स्किप नहीं कीजिएगा, लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि मेरा पहला वीडियो है, समझिए ना। तो गहन जीविका निर्वाह कृषि को किसे कहते हैं? जैसे गहन जीविका निर्वाह कृषि को जनसंख्या कम है, जनसंख्या ज्यादा है और भूमि कम है, उसी को हम लोग गहन जीविका निर्वाह कृषि कहते हैं। इस प्रकार की कृषि को उन क्षेत्रों में की जाती है जहाँ पर भूमि का जनसंख्या का दबाव अधिक होता है। अर्थात अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों में जहाँ पर भूमि कम और वहाँ पर गहन जीविका कृषि की जाती है। मतलब जहाँ पर जनसंख्या ज्यादा हो और भूमि कम हो, वहीं पर गहन जीविका कृषि किया जाता है। यह एक प्रकार का श्रम गहन कृषि है जो अधिक उत्पादन लेने के लिए अधिक मात्रा में रासायनिक खादों का सिंचाई का प्रयोग किया जाता है। गहन जीविका कृषि में समझिए, गहन जीविका कृषि मतलब जैसे कि हम लोग अभी धान का सीजन है, हम लोग अभी धान रोपे धान को काटेंगे, उसके बाद जस्ट गेहूं लगा देंगे। मतलब भूमि को कभी भी खाली नहीं छोड़ेंगे, कुछ ना कुछ उसमें उगाते रहेंगे, बस इसी को कहते हैं गहन जीविका निर्वाह कृषि। किताब में बहुत कुछ दिया है, उसको आप देखिएगा नहीं, सीधा समझिए कि एक ही भूमि में अनेक फसलों को उपजाना लगातार, उसी को कहते हैं गहन जीविका निर्वाह कृषि। अब हम लोग पढ़ेंगे और उसमें रासायनिक, उसको ज्यादा उपजाऊ करने के लिए उसमें डीएपी यूरिया का नाम सुने हैं, बस डीएपी यूरिया का रासायनिक खादों का उपयोग क्या करते हैं। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे वाणिज्यिक कृषि। वाणिज्यिक कृषि को रोपण कृषि भी कहा जाता है। वाणिज्यिक कृषि मुख्य रूप से व्यापार के लिए किया जाता है। वाणिज्यिक कृषि लंबे चौड़े क्षेत्रों में किया जाता है। लंबे चौड़े क्षेत्रों में माने कि वाणिज्यिक कृषि जैसे कि नारियल हो गया, केला हो गया, ये वाणिज्यिक कृषि वाणिज्यिक कृषि मुख्य रूप से बिजनेस के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? बिजनेस के लिए। बस वाणिज्यिक कृषि में बड़े पैमाने पर पूंजी और अधिक मजदूरों की सहायता की जाती है। अगर नारियल का बड़े में आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत बड़े क्षेत्रों में कहीं पर पूरा सीधा क्रम बाय क्रम नारियल का लगाया गया, उसमें अधिक पूंजी लगेगा। पूंजी समझते हैं आप लोग? समझते होंगे। अधिक पूंजी लगेगा और अधिक श्रम लगेगा। श्रम मतलब मजदूर,
सहायता की जाती है, क्योंकि कुछ कृषि संबंधित उद्योगों के लिए ये कच्चे माल की उद्योगों को प्रदान करते हैं, जिसके कारण ही इनमें भी अधिक लेने के लिए बड़े पैमाने पर रासायनिक खादों तथा कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता है। एक ही अधिक बीजों का उपयोग किया जाता है। वाणिज्यिक कृषि के अंतर्गत मुख्य रूप से चाय, कॉफी, केला, नारियल। वाणिज्यिक कृषि मुख्य रूप से क्या कहा जाएगा? वाणिज्यिक कृषि को मुख्य रूप से चाय, कॉफी, नारियल, केला किया जाता है। कपास, जूट इत्यादि फसल आते हैं और इस फसल का उत्पादन मुख्य रूप से बिक्री के लिए किया जाता है। केला तो मार्केट में आता है, नारियल भी बिकता है, चाय भी बिकता है, कॉफी भी बिकता है। मतलब डायरेक्ट समझने का फर्क आगे जितना बोले सब हो जाइए। आप सीधा सीधा एग्जाम में लिख दीजिएगा कि गहन जीविका कृषि जो होता है ये हमेशा बिजनेस के लिए किया जाता है, बिक्री के लिए किया जाता है। इसमें केला, नारियल, कपास, कॉफी मुख्य रूप से उपजाए जाते हैं और उन्हीं को बेचने के लिए किया जाता है। और यह कृषि बड़े मैदानों में किया जाता है, बड़े मैदानी क्षेत्रों में किया जाता है। और ये फसल उद्योगों के कच्चे माल को बेचती है, मतलब यहाँ पर उपजाते हैं और ये किसको बेचते हैं? कच्चे माल को, मतलब बड़े बड़े दुकानदारों को। तो आप लोग समझ जाएंगे। और एक नया है शस्य प्रारूप कृषि। शस्य प्रारूप कृषि उतना है ना, शस्य प्रारूप कृषि उतना समझ में आप लोगों को नहीं आएगा। शस्य प्रारूप कृषि उतना एग्जाम में पूछता भी नहीं, ठीक है? इसको जरा समझने का थोड़ा प्रयास करिए। हमारे देश में विभिन्न प्रकार के फसलों का उत्पादन किया जाता है, लेकिन ये फसल एक ही ऋतु या एक ही समय में नहीं किया जाता। ये शस्य प्रारूप कृषि एक ही समय में और एक ही क्या बोला गया? एक ही समय में और एक ही ऋतु। ऋतु मतलब समझते हैं ना, वसंत ऋतु, हेमंत ऋतु, समझते हैं कि नहीं? हाँ, तो बस ये समझना बहुत जरूरी है। ये अगर नहीं समझिएगा तो फिर शस्य प्रारूप कृषि आप लोगों को समझने में बहुत दिक्कत होगा। अनेक प्रकार की खद्यानी फसलों, रेशेदार फसलें, सब्जियां, फल तथा जैसे आप लोग देखे होंगे सब्जियां, फल, खीरा का सुना है? खीरा हो गया, तरबूजा हो गया, विभिन्न प्रकार के फसलों इत्यादि का उत्पादन बड़े पैमाने पर किया जाता है और ये अलग अलग ऋतुओं में किया जाता है। इसी के आधार पर हमारे देश में फसलों के उत्पादन की दृष्टि से 3 राज्य ऋतुओं प्रारूप से विभिन्न की जाती है। जैसे रबी फसल, एक हो गया रबी फसल, एक हो गया खरीफ फसल, एक हो गया जायद फसल। एग्जाम में हमेशा रबी फसल और खरीफ फसल पूछता है। ये जायद फसल एग्जाम में बहुत कम ही पूछता है। हम लोग जानने का प्रयास करेंगे रबी फसल क्या है। हमारे पास अगर बोर्ड होता है ना, टेंशन लीजिए, 1 साल के बाद आप लोगों को एक बोर्ड भी लाएंगे और उसमें आप लोगों को जबरदस्त यूट्यूब चैनल चलते जाएगा, टेंशन नहीं लीजिएगा। रबी फसल को शीत ऋतु में अक्टूबर से दिसंबर के बीच बोया जाता है। रबी फसल कब बोया जाता है? रबी फसल को अक्टूबर से दिसंबर के बीच ही उसको बो दिया जाता है। इस रबी फसल में मुख्य रूप से आ जाएंगे गेहूं, मटर, चना, सरसों। गेहूं तो आप समझते होंगे, मटर भी समझते हैं, चना भी समझते हैं, इत्यादि प्रमुख फसल आती है और ये देश के कई हिस्सों में बोई जाती है, जैसे पंजाब राज्य, हरियाणा राज्य, उत्तर प्रदेश इत्यादि। अब आ जाएंगे हम लोग खरीफ फसल। खरीफ फसल क्या है? ये मानसून के आगमन के साथ ही खरीफ फसल की बुआई शुरू की जाती है। जब मानसून का आगमन होता है, मानसून का जैसे आगमन हुआ उसी समय खरीफ फसल की बुआई शुरू कर दी जाती है और सितंबर से लेकर अक्टूबर नवंबर तक काट जाते हैं। सितंबर से अक्टूबर आते आते खरीफ फसल को साफ किया जाता है, उसको काट दिया जाता है। अंतर्गत कोई और जाने वाली प्रमुख फसल, जैसे आप लोग खरीफ फसल में कौन सी फसल? चावल। चावल क्या है? खरीफ फसल। अभी चावल का सीजन आ रहा है, चावल खरीफ फसल है। मक्का हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, कपास हो गया, मूंगफली इत्यादि, ये सब खरीफ फसल है। और इस सब कब उपजाया जाता है? शस्य प्रारूप कृषि। शस्य प्रारूप कृषि आप लोगों को उतना समझ में नहीं आएगा, उतना समझने का प्रयास भी नहीं करना, ठीक है? आप आए हम लोग जायद फसल। इस फसल का उत्पादन रबी फसल और खरीफ फसल के ऋतुओं के बीच में ग्रीष्म ऋतु में होता है। रबी फसल और खरीफ फसल, ये हो गया रबी फसल, एक हो गया खरीफ फसल, और बीच में जो यह रहा उसी में आ गया जायद फसल। समझ आ रहा है? जायद फसल ऋतुओं के बीच ग्रीष्म ऋतु में होता है। जायद फसल हमेशा ग्रीष्म ऋतु में बोई जाती है। जायद फसल के अंतर्गत मुख्य रूप से सब्जियां आती हैं, जो रबी फसल की कटाई के बाद इसकी खेती शुरू की जाती है। जैसे कि मैंने पहले बोला था कि खीरा, बस खीरा आएगा इसमें जायद फसल में। आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि खीरा, ककड़ी, तरबूज, का भी नाम लिए ना, विभिन्न प्रकार की सब्जियां ये सब जायद फसल में आ जाएंगे। अब आप जानने का प्रयास करते हैं भारत के प्रमुख फसल। भारत के प्रमुख फसल हो गए धान, गेहूं, मक्का, बाजरा। मेरे पास बोर्ड नहीं है, अगर मेरे पास था बोर्ड मैं आप लोगों को अच्छे से समझा पाता। भारत के प्रमुख फसल हो गए, एक नंबर धान, गेहूं, मक्का, बाजरा, ठीक है? अब हम लोग जानने का प्रयास करते हैं और फिर इसमें होता है ये फिर हो गया पेट, ये हो गए भारत के प्रमुख फसल। अब भारत के पेट फसल को क्या कहेंगे?
पेय फसल मतलब चाय और कॉफी, बस जो याद रखिएगा भारत के पेय फसल चाय और कॉफी। इसके आगे आप लोग जानने का प्रयास नहीं कीजिए, इसके आगे बहुत होता है, आप लोगों को जरूर बताएंगे। लेकिन सबसे पहले जानने का प्रयास हम लोग करते हैं क्या कि भारत के प्रमुख फसल में धान चावल में क्या क्या आ जाएंगे, ठीक है। धान, ठीक है। चावल, हमारे देश में चावल प्रमुख खाद्य फसल है। हम लोग सबसे अधिक खाने में प्रयोग क्या करते हैं, चावल ही करते हैं। और ये भारत और यह चावल उपयोग करते हैं। हम लोग आगे पढ़ेंगे। चावल भारत में अधिक खपत होने के कारण कई राज्यों में बड़े पैमाने पर किया जाता है। हमारे देश चावल उत्पादन के मामले में चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। अगर पूछिएगा कि हमारा भारत चावल उत्पादन करने में विश्व का कितना नंबर में आता है, तो आज रखना है कितने नंबर में आता है दोस्तों, 2 नंबर में आता है। 1 नंबर में आता है चीन। आज रखिएगा हमेशा 1 नंबर में चीन आता है। चावल एक खरीफ फसल है, मैंने पहले बताया। बस पहले जो पढ़िएगा आगे भी वही पढ़िएगा, सिर्फ थोड़ा सा विस्तार करके पढ़िएगा, ठीक है। चावल एक कौन फसल है, चावल एक खरीफ फसल है। चावल एक खरीफ फसल है। इसको उगाने के लिए निम्नलिखित भौगोलिक दशाओं का होना जरूरी होता है, जो कि इस प्रकार यहाँ बोर्ड है ही नहीं, तो मैं आप लोगों को क्या बताऊं किस प्रकार के, फिर भी जहाँ तक होता है मैं आप लोगों को बताने का प्रयास करता हूँ। चावल को उगाने के लिए क्या चाहिए, तापमान चाहिए। पहला नंबर तापमान चाहिए, वर्षा चाहिए, मिट्टी चाहिए, श्रमिक चाहिए, श्रमिक आने के मजदूर चाहिए, ठीक है। तो तापमान मतलब चावल की खेती करने के लिए कितना तापमान चाहिए, याद रखिएगा। एग्जाम में भी और ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि चावल की खेती करने के लिए कितना तापमान चाहिए, तो याद रखिएगा 25 डिग्री सेल्सियस। कितना चाहिए, 25 डिग्री सेल्सियस। हाँ, चावल की खेती करने के लिए 25 डिग्री सेल्सियस होना जरूरी है। इससे कम तापमान वाले क्षेत्रों में अगर इससे कम तापमान रहा तो चावल ठीक ठाक से नहीं होगा, सीधी बात। और वर्षा और नहीं हो पाता है। और वर्षा, चावल की खेती के लिए कितना वर्षा चाहिए, चावल की खेती के लिए 100 सेंटीमीटर वर्षा चाहिए। कितना चाहिए, 100 सेंटीमीटर वर्षा चाहिए ही चाहिए। कहाँ लिखा है यार 100 सेंटीमीटर, हाँ 100 सेंटीमीटर वर्षा चाहिए ही चाहिए। अधिक वर्षा का होना आवश्यक है, मतलब 100 सेंटीमीटर से अधिक, 100 सेंटीमीटर से कम नहीं, जहाँ हो सके 100 सेंटीमीटर से वर्षा अधिक होना चाहिए। अगर 100 सेंटीमीटर से वर्षा कम है, चावल की खेती ठीक ठाक नहीं हो पाएगी, ठीक है। और आते हैं हम मिट्टी। मिट्टी में क्या होता है, चावल की खेती के लिए कौन सी मिट्टी का उपयोग किया जाता है, जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा आप लोग नहीं पढ़े, आप लोगों को मैं पढ़ाऊंगा, टेंशन नहीं लीजिए। मृदा मतलब होता है मिट्टी, ठीक है। अब आप लोग समझेंगे क्या क्या होता है मृदा। मृदा मतलब मिट्टी होता है, ठीक है। मृदा को ही मिट्टी कहते हैं। सबसे उपयुक्त माना जाता है, मतलब चावल की खेती के लिए जलोढ़ मिट्टी को सबसे उपयुक्त माना जाता है, क्योंकि इस मिट्टी में उर्वरक शक्ति अधिक पाया जाता है। क्योंकि इस मिट्टी में जो है ना वो उर्वरक शक्ति अधिक मात्रा में पाया जाता है, जिसके कारण चावल का पैदावार अधिक होता है। एक कारण है कि हमारे देश में जलोढ़ मिट्टी वाले क्षेत्रों में चावल की कृषि बड़े पैमाने पर किया जाता है। श्रमिक मजदूर, श्रमिक मजदूर क्या है, अब इसको हम लोग करते हैं बात। आप लोगों के श्रमिक मजदूर समझने के लिए वो मैं समझता हूँ। श्रमिक मजदूर से चावल की खेती करने के लिए मजदूर की आवश्यकता पड़ती है। शुरू से मजदूर की आवश्यकता पड़ती है। चावल के लिए सबसे पहले हम लोग बीज रोपते हैं, बीन। तो बीन रोपने में मजदूर की आवश्यकता पड़ती है। फिर उसको खेत को जुताई करने में भी मजदूर की आवश्यकता पड़ती है। उसको खुदाई करने में भी मजदूर की आवश्यकता पड़ती है। उसको रोपने में भी मजदूर की आवश्यकता पड़ती है। जहाँ तक कि कृषि को काटने में भी मजदूर की आवश्यकता पड़ती है। और उसको मेढ़ते मतलब धान को जब अलग करते हैं ना, धान अलग कुआं अलग, उसमें भी मजदूर की आवश्यकता पड़ती है। तो बस अपने भाषा में मजदूर लिख देना है, किताबी भाषा मत देखिए, अपना भाषा में हमेशा फोकस कीजिए। अब आते हैं लोग उत्पादन क्षेत्र। उत्पादन क्षेत्र मतलब क्या हो गया, चावल उत्पादन के मामले में भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। ये आप लोगों को मैंने पहले ही बोल दिया है। हमारे देश में चावल की खेती कई राज्यों में बड़े क्षेत्रों में की जाती है। हमारे सब राज्यों में नहीं, भारत में 28 से 29 राज्य है, लेकिन सब क्षेत्रों में चावल की खेती बड़े क्षेत्रों में नहीं की जाती है। कौन कौन क्षेत्रों में की जाती है, जो कि इस प्रकार है। इस प्रकार मतलब कोड है, क्या होता है इस प्रकार है। पश्चिम बंगाल, यह भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य है। पश्चिम बंगाल में चावल सबसे बड़ा उत्पादन किया जाता है। पश्चिम बंगाल में चावल की खेती बड़े क्षेत्रों में की जाती है। और यहाँ पर कई विभिन्न चावल का उत्पादन किया जाता है, जैसे कि मूंगी चावल, बिरयानी चावल, कहाँ पूजा जाता है, पश्चिम बंगाल में। हाँ, पश्चिम बंगाल में साथ रखिएगा। उसके बाद दूसरे नंबर में आते हैं हम लोग उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश भारत का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। भारत का अगर पूछेगा
कि भारत का चावल उत्पादन करने वाला सबसे बड़ा दूसरा राज्य कौन सा है, तो है उत्तर प्रदेश। ठीक है, उसके बाद तीसरा नंबर में आप, उसके बाद उत्तर प्रदेश में थोड़ा सा खुल रहा है, और यहाँ उत्तर प्रदेश में जो है ना, तो चावल की खेती गंगा के मैदानी क्षेत्रों में की जाती है। यहाँ पर गंगा के मैदानी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर किया जाता है। कहाँ पर, उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश किसमें आता है, भारत के चावल खेती करने में दूसरे नंबर में। तीसरे नंबर में आता है बिहार, तीसरा सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य है। यहाँ पर भी चावल की खेती बड़े क्षेत्रों पर किया जाता है। इसके अतिरिक्त हमारे देश में भी चावल की खेती की जाती है। तीन को हमेशा आरटी का एग्जाम में तीन ही को लिखना है, तीन को बहुत नंबर मिलेगा। क्या क्या बोले हम, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और बिहार। मुख्य रूप से तीन राज्यों में बड़े क्षेत्रों में कृषि बोलते हैं, चावल उगाया जाता है। चावल की खेती तटीय क्षेत्र जो हो गया। और जानने का प्रयास कीजिए कि राजस्थान जो है ना, तो राजस्थान में भी चावल की खेती की जाती है, लेकिन वहां पर हम लोग सिंचाई करके चावल की खेती करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं क्या क्या बोले थे, भारत के प्रमुख फसल चावल, गेहूं। आज कीजिए आप लोग कमेंट में बताइएगा, और क्या हम दो, ठीक है, एक हम लोग चावल गेहूं और दो आप लोग कमेंट में बताइएगा। हम लोग पढ़ेंगे गेहूं। गेहूं क्या है, गेहूं भारत की दूसरी सबसे बड़ी खाद्य फसल है। अगर चावल के बाद हम लोग दूसरा कुछ खाने में उपयोग करते हैं ना, तो हम लोग गेहूं उपयोग करते हैं। गेहूं को अन्नपूर्णा भी कहा जाता है, अन्नपूर्णा। अगर पूछिए कि अन्नपूर्णा किसे कहा जाता है, तो गेहूं को। और गेहूं की कृषि शीतकालीन में की जाती है। कब की जाती है, शीतकालीन। शीतकालीन गेहूं की कृषि की जाती है। इसके कृषि के निम्नलिखित भौगोलिक दशाओं को होना जाता है। इसमें भी चाहिए, इसमें भी तापमान चाहिए, वर्षा चाहिए, मिट्टी चाहिए, और श्रमिक मजदूर चाहिए। मजदूर भी अधिक चाहिए। जिस तरह आप लोग तो मजदूर जानते हैं किस तरह चाहिए, जिस तरह उन्होंने धान ने बताया उस तरह सेम मजदूर इसी में भी होगा। ठीक है, तो हम लोग मेन पॉइंट को समझने का प्रयास करते हैं। तापमान, तो हम लोग जानेंगे कि गेहूं को रोपने के लिए और गेहूं की खाद से उपजे उसके लिए कितना तापमान होना चाहिए। हमारे देश में गेहूं की बुआई शीतकालीन में की, तो हम पहले बोल चुके हैं कि हमारे देश में गेहूं की कृषि शीतकालीन वर्षा में की जाती है। बुआई करते समय तापमान की आवश्यकता होती है। बुआई करते समय कितना तापमान चाहिए, 10 डिग्री से 15 डिग्री सेल्सियस। याद रखिएगा, जब भी गेहूं की बुआई होती है ना, तो 10 डिग्री से 15 डिग्री सेल्सियस तक तापमान चाहिए। और गेहूं की जब होगी और गेहूं की कटाई होते समय कितना तापमान चाहिए, 20 डिग्री से 25 डिग्री। जबकि फसल पकते मतलब कटाई मतलब याद रखिएगा, मतलब ये नहीं कि जब गेहूं क्या बोलते हैं उसको जी, जब गेहूं पकेगा, ठीक है, जब गेहूं पकेगा तो 20 डिग्री से 25 डिग्री तक सेल्सियस तापमान चाहिए। कितना चाहिए, 20 डिग्री से 25 डिग्री। और इसमें वर्षा कितना मांगता है, गेहूं की कृषि करने के लिए वर्षा मात्र चाहिए 50 से लेकर कितना 75 डिग्री सेल्सियस। 50 डिग्री से 75 सेंटीमीटर वर्षा चाहिए। इसमें डिग्री सेल्सियस नहीं, सेंटीमीटर वर्षा चाहिए। और मिट्टी और गेहूं की कृषि के लिए दोमट तथा 12वीं दोमट मिट्टी चाहिए। और इसमें काली मिट्टी भी मुख्य रूप से याद रखिए ना, दोमट छोड़िए, आज की काली मिट्टी चाहिए। ठीक है, गेहूं की कृषि के लिए कौन मिट्टी चाहिए, काली मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है। उसमें श्रमिक भी वही लगेंगे। गेहूं की बुआई करते समय जो हमने चावल में बताया वही आप लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, ठीक है, बता देते हैं। गेहूं की कृषि के लिए भी चावल की कृषि की तरह ही अधिक मजदूरों की आवश्यकता पड़ती है। गेहूं की बुआई से लेकर गेहूं की कटाई तक दाने से भूसे से अलग अलग करने की अधिक मजदूरों की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, वही बात है, सीधी बात के पास। बस आप लोग पढ़ेंगे उत्पादन क्षेत्र। ये उत्पादन क्षेत्र मतलब क्या, जैसे हम लोग पढ़े ना कि चावल उत्पादन राज्य कितना है, याद रखिएगा, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और बिहार। ये हो गया किसका, चावल का। और आ गया ये गेहूं का। ठीक है, ये गेहूं मतलब क्या है, उत्तर प्रदेश या भारत का गेहूं उत्पादन करने वाला सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, भारत का। उत्तर प्रदेश में गेहूं उत्पादन के मामले में अन्य राज्यों से बाकी आगे जितने राज्य है ना भारत में, 28 राज्य और दूसरे राज्य उत्तर प्रदेश गेहूं उत्पादन के मामले में सबसे आगे है। अब दूसरा नंबर में क्या आता है, दूसरा नंबर में आता है पंजाबी पंजाब। उत्तर प्रदेश के बाद दूसरा सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक राज्य है। प्रति हेक्टेयर उत्पादन के मामले में यह राज्य उत्तर प्रदेश से आगे है। यह पंजाब जो है, पंजाब जो है सो प्रति हेक्टेयर उत्पादन के मामले में उत्तर प्रदेश से आगे है। पंजाब राज्य ही प्रति हेक्टेयर उत्पादन
पंजाब राज्य प्रति हेक्टेयर उत्पादन थोड़ा सा अन्य राज्यों से अधिक है। फिर बात करते हैं हम लोग मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश क्या है? यह गेहूं का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो मैंने पहला क्या बताया? भूल रहे हैं? पहला मैंने बताया उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। दूसरा हमने बताया पंजाब। तीसरा हम लोग पढ़ेंगे मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश यह गेहूं का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। मध्य प्रदेश में काली मिट्टी वाले क्षेत्रों में गेहूं की कृषि पर्याप्त मात्रा में की जाती है। मैंने पहले बताया कि गेहूं हमेशा काली मिट्टी क्षेत्र में, अधिक क्षेत्र में उगने वाला चांस रहता है। तो बस मध्य प्रदेश में कृषि कहाँ की जाती है? जहाँ काली मिट्टी पाई जाती है। काली मिट्टी के क्षेत्रों में मध्य प्रदेश में गेहूं की कृषि मुख्य रूप से की जाती है। इसके अतिरिक्त हरियाणा, राजस्थान, बिहार में भी कृषि पर्याप्त मात्रा में किया जाता है। इसके अतिरिक्त बिहार, राजस्थान, हरियाणा भी गेहूं की कृषि पर्याप्त मात्रा में की जाती है। लेकिन हमेशा तीन ही को याद रखिएगा, ठीक है? और ये जो हम बोले ना, आप लोगों को अगला वीडियो में हम लोग मक्का और बाजरा के बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो हम अभी बोले धान, चावल, धान और गेहूं, ये दो याद रखिएगा हमेशा। एग्जाम में ये धान पूछेगा तो गेहूं नहीं पूछेगा, गेहूं पूछेगा तो धान नहीं पूछेगा। तो दो में एगो अगर आपको अधिक जानकारी कर रहा है तो ये 2022 में जो एग्जाम हो ना, उसका क्वेश्चन बैंक में जाकर देखिएगा कि धान पूछा कि गेहूं पूछा। अगर धान पूछा है तो वो गेहूं पूछेगा, अगर गेहूं पूछा है तो वो धान पूछेगा। तो बस याद रखिएगा, कोशिश कीजिएगा दोनों रखने का, चाहे कुछ भी पूछे, लेकिन आज तो रखना है भाई, चाहे कुछ भी पूछ दे। तो धन्यवाद। जय झारखंड, जय झारखंड। इससे ही आप लोग सपोर्ट कीजिए। एक साल के अंदर एक बोर्ड भी लगाएंगे और एक स्टैंड भी लेंगे और एक मोबाइल लेंगे, ठीक है? धन्यवाद। जय झारखंड, जय भारत।